गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आरजीएस एकेडमी पर। मैंने जो वादा किया है उसको पूरा करूंगा और मेरा वादा यह है कि जब तक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक समीक्षा अधिकारी से संबंधित वीडियो जाते रहेंगे और रेगुलर जाते रहेंगे। इस समय मैं थोड़ा साइंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि साइंस के वीडियो थोड़ा कम ही उपलब्ध हो पाते हैं। तो मिला जुला करके सभी लोग पूरी तरह से आप लोग आश्वस्त रहिए, विश्वास रखिए। हिस्ट्री करंट का भी वीडियो जाएगा और ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जितने भी आईएमपी चीज़ें हैं सबके वीडियो जाते रहेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो सीधे सीधे साइंस से संबंधित, और जो मैं धातु और अधातु पर जो मैं वीडियो बना रहा था, मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ था। मैंने कहा था तीसरे वीडियो में सब क्लियर करा दूंगा। ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन आते जाते रहते हैं तो इसलिए मैंने इस पर ध्यान दिया है। तो चलिए, धातुओं में धातुओं का से मैंने कई सारी चीज़ें बता दी थी। कुछ अधातु हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ गैसीय हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अब हमारा सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहले वाले फैक्ट पे, फास्फोरस। यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस के प्रयोग और फास्फोरस से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में डिस्कस आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फास्फोरस। अगर इसकी खोज की बात करें, खोज किसने करी? खोज की बात करें तो खोज लेवाइजर ने की। ठीक है, अगर हम बात करें तो फास्फोरस मेनली एक सफेद फास्फोरस होता है, सफेद या पीला इसको बोलते हैं, या पीला। एक लाल फास्फोरस और एक काला फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस की अगर बात करें तो एक ऐसी अधातु है या तत्व है जो कि विषैला होता है। ठीक है, ये कैसा है, पॉइंट हमारे जाएंगे, विषैला होता है। ठीक है, इसके संपर्क में अगर रहा जाए अधिक दिनों तक, इसके संपर्क में रहने पर फास्जा फास्जा नामक रोग हो जाता है। फास्जा नामक रोग हो जाता है। आईएमपी फैक्ट है। और ये फास्जा नामक रोग होता है, किसको प्रभावित करता है? जबड़े की हड्डियों को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जबड़े की हड्डियां गलने लगती हैं। है, मतलब फास्जा नामक रोग में जबड़े की जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वह गलने लगती हैं। ठीक है, इसी को फास्जा नामक रोग कहते हैं। अगर फास्फोरस आपके शरीर में, फास्फोरस की सांद्रता आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाए तो। ठीक है, आगे की चीजें हम लोग देख लेते हैं फास्फोरस के बारे में। दूसरा फैक्ट किससे जाता है? अंधेरे में यह चमकता है। अंधेरे में यह चमकता है। ठीक है, वायु के संपर्क में आने पर, यदि यह वायु के संपर्क में आ जाए, संपर्क में आने पर मंद गति से इसका दहन होता है, यानी जलता है। मंद गति से इसका दहन होता है, इसका दहन होता है। यही रीजन है कि इसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है और फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, चौथा फैक्ट हमारा जाएगा, फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखा जाता है। पानी में डुबो कर रखा जाता है।
अगर इसके प्रयोग की बात करें तो फास्फोरस, सफेद और पीला फास्फोरस जो होता है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से आतिशबाजी के जो पटाखे होते हैं, अग्नि बम और धूम्र बम बनाने के काम में लाया जाता है। उपयोग की अगर बात करें तो सफेद फास्फोरस का प्रयोग, सफेद फास्फोरस का प्रयोग पटाखे, अग्नि बम, धूम्र बम आदि के निर्माण में किया जाता है, आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं लाल फास्फोरस। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फास्फोरस का जो प्रकार है उसमें से लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लाल फास्फोरस का प्रयोग, लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस की तीलियों के ऊपर, जो माचिस की तीली होती है उस पे फास्फोरस का ही लेप लगा होता है। ठीक है, तो माचिस की तीलियों के निर्माण में किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, अगर सफेद फास्फोरस की बात करें तो जो चूहा विष होता है, जिससे चूहों को मारा जाता है, तो उसके प्रयोग में किसका प्रयोग, उसके निर्माण में किसका प्रयोग, किस फास्फोरस का ही प्रयोग किया जाता है। तो सफेद फास्फोरस कर सकते हैं, सफेद फास्फोरस, या हम कर सकते हैं जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड, या पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, नाइड का प्रयोग चूहा विष के निर्माण में किया जाता है, के निर्माण में किया जाता है। फास्फोरस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो फास्फोरस प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। 8वां पॉइंट इसका आईएमपी देख लेते हैं। फास्फोरस प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से पौधे कमजोर व पत्तियां पीली पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। ये रहा फास्फोरस। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, खासकर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसमें सबसे मेन चीज है फास्जा नामक रोग किसकी कमी से, किसके संपर्क में आने से होता है, या इससे होती क्या है, जबड़े की हड्डियां गलने लगती हैं, अंधेरे में यह चमकता है, यानी स्फुर दीप्ति की तरह यह काम करता है फास्फोरस। ठीक है, वायु के संपर्क में आने पर, अगर वायु के संपर्क में आ जाएगा तो इसका मंद गति से दहन होता है, जलने लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करके रखना है। सफेद फास्फोरस का, इसीलिए फास्फोरस को वाटर में, पानी में डुबो कर रखा जाता है। सफेद फास्फोरस का प्रयोग पटाखे, अग्निबम, धूम्रबम आदि के निर्माण में किया जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस की तीलियों के निर्माण में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सफेद फास्फोरस या जिंक फास्फाइड या पोटेशियम साइनाइड क्या है, ये चूहा विष है। ठीक है ना, चूहे को मारने की जो दवा बनाई जाती है, मतलब दवा क्या है, जहर है, तो उसमें जिंक फास्फाइड या पोटेशियम साइनाइड या सफेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस के अभाव में
अब फास्फोरस प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अभाव में पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है धीमी हो जाती है और पौधे कमजोर हो जाते हैं और उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो फास्फोरस से इतने सारी चीजें आपको फैक्ट याद करके रखना है। फिर आगे देखते हैं फास्फोरस के बाद इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा करके। हाँ, एक चीज इसका और यहीं पे देख लेते हैं। इसका मतलब यौगिक, इसके यौगिक यानी फास्फोरस के यौगिक, इसके यौगिक एल्युमिनियम फास्फाइड, एल्युमिनियम फास्फाइड, फास्फाइड का प्रयोग अनाजों के परिरक्षण में होता है, यानी अनाजों के परिरक्षण में। तो अगर क्वेश्चन करे परिरक्षण में होता है, ठीक है। अनाजों के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। और जिंक फास्फाइड से क्वेश्चन आया हुआ है, जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा विष के रूप में होता है। तो ये सारी चीजें आपको फास्फोरस से याद करके रखना है, ठीक है। अब अगली अधातु पे चलते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी होगी, उस पर चर्चा किया जाए। मिट नहीं रहा है सही से। अब हम लोग चलेंगे फास्फोरस के बाद अगली अधातु पे जो कि आईएमपी होगी हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, और वो है कार्बन। क्या? कार्बन। अब आते हैं कार्बन पे। कार्बन, ठीक है। तो चलिए कार्बन से जितने भी आईएमपी फैक्ट है उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्ट हमारा बन जाता है, नंबर 1 फैक्ट क्या बनता है, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। तत्व कहा जाता है कार्बन। ये दूसरा फैक्ट इसका बन के आता है हमारे सामने, इसके सर्वाधिक यौगिक होते हैं। इसके सर्वाधिक यौगिक होते हैं। ठीक है। तीसरा फैक्ट जाता है हमारा प्रकृति में। प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला यह तत्व है। प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन? कार्बन। पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है। इसकी चौथी विशेषता क्या है कि यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। दोनों अवस्था में पाया जाता है। पाया जाता, ठीक है। अगला फैक्ट इससे बन के आता है कि हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोयला इसके अपरूप है। इसके रूप है।
ठीक है, अगला फैक्ट बन के आता है छठवां, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन के शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है। ठीक, सातवां, कोयला, कोक, चारकोल, कार्बन के अशुद्ध रूप है, अशुद्ध रूप है। ठीक है, एक अगला फैक्ट है, बहुत ही आईएमपी है, कार्बन 14, आठवां फैक्ट, कार्बन 14, कार्बन 14 का प्रयोग कार्बनिक, मृत कार्बनिक, मृत कार्बनिक यौगिकों के जीवन काल के निर्धारण में किया जाता है, जीवन काल के निर्धारण में किया जाता है। रीजन इसका क्या है, में किया जाता है क्योंकि कार्बन 14 रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का होता है या प्रकृति का होता है, क्योंकि C14 रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी प्रकृति का है। ठीक है, तो चलिए कार्बन में सबसे मेन चीजें जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। कार्बन को किसको पूछा जाएगा एग्जाम में कि किसको सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है, आपका ऑप्शन जाता है कार्बन को कहा जाता है। सर्वाधिक यौगिक किसके पास है, तो आपका ऑप्शन जाता है कार्बन के पास है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कार्बन है। यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोयला इसके रूप है। ठीक है, कार्बन के ही रूप है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस और आरओ जैसे एग्जाम में कि निम्न में से कौन से कार्बन के रूप या अपरूप नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। जिसमें से हीरा और जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, इसको आपको याद करके रखना है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के शुद्ध रूप है और जो बच रहे हैं कोयला, कोक, चारकोल कार्बन के अशुद्ध रूप है। ठीक है, कार्बन 14 इसके यौगिक कार्बन 14 का प्रयोग किसमें किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के जीवन काल का निर्धारण किया जाता है या पता लगाया जाता है, क्योंकि C14 रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। अब कार्बन के जितने भी रूप हैं उसमें से सबसे पहले हम लोग चलेंगे हीरा की तरफ। अब हीरा से भी क्वेश्चन काफी मात्रा में बने हुए हैं, तो हीरे से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, कौन से आईएमपी हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार पूछे जाते रहे हैं उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हीरा की सबसे पहली विशेषता ये होगी कि यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, सबसे शुद्ध रूप है, सबसे शुद्ध रूप है। दूसरा फैक्ट इससे बनेगा, यह किम्बरलाइट पत्थरों से प्राप्त किया जाता है। किम्बरलाइट पत्थरों से प्राप्त किया जाता है मुख्य रूप से। जितने भी ज्ञात तत्व हैं या अधातुएं हैं उसमें सबसे कठोर हीरा ही होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रकृति में ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है।
तत्व हीरा है। ठीक है, इसकी एक विशेषता क्या है, यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं है, कुचालक है। अच्छा, इसकी कठोरता का मेन रीजन क्या है, ये इतना कठोर क्यों होता है, तो यहां पे देख लेते हैं। इसकी कठोरता का कारण, इसकी कठोरता का कारण इसकी त्रिविमीय एवं समचतुष्कोणीय संरचना है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और भी बन करके आता है कि हीरे के चमकने का क्या कारण है, तो हीरा चमकता क्यों है, तो यहां पे हम देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकता है, ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो आगे देख लेते हैं, इस यहां से भी क्वेश्चन आया है कि इसके जो रवे होते हैं, इसके रवे बड़े व घनाकार होते हैं, बड़े व घनाकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन कौन कौन से आता है, कैसे पूछा जाता है, यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जाएगा हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। यह मेनली किन प्रकार के पत्थरों से प्राप्त किया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाता है किम्बरलाइट पत्थरों से प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में ज्ञात सभी तत्वों में सबसे कठोर कौन होता है, तो आपका ऑप्शन जाता है हीरा सर्वाधिक कठोर है। यह ऊष्मा व विद्युत का क्या है, कुचालक है, यानी सुचालक नहीं है। इसके रवे कैसे होते हैं, बड़े व घनाकार, यहाँ से क्वेश्चन आया है कैसे होते हैं घनाकार। इसकी कठोरता का कारण, इसकी संरचना कैसी होती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, समचतुष्कोणीय होती है। ठीक है, हीरे के चमकने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। और यहां से क्वेश्चन ये भी बन करके आया हुआ है कि कृत्रिम हीरा जिसे कोरंडम कहते हैं, कोरंडम का निर्माण मोयासा, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, मोयासा ने किया था, मोयासा ने किया था। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी देख लेते हैं, ये जो कृत्रिम हीरा कोरंडम है, इसी को सिलिकॉन कार्बाइड भी कहा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कृत्रिम हीरा है, उसमें ऑप्शन दे देगा आपका कोरंडम या सिलिकॉन कार्बाइड, तो जो भी ऑप्शन दे वैसे आपको मारना है, सिलिकॉन कार्बाइड या कोरंडम को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। और इसको खोजा किसने था, तो आपको ऑप्शन जाता है मोयासा ने खोजा हुआ था। ठीक है, तो हीरे से इतनी सारी चीजें आप याद करके रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, थोड़ा मिटाने में दिक्कत हो रही है, मिट ठीक से नहीं रहा है, इसलिए वीडियो को पॉज करके मिटा के देखते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के सबसे शुद्ध रूप हैं। सबसे शुद्ध रूप हीरा है, उसके बाद नंबर आता है ग्रेफाइट का। ठीक है, तो ग्रेफाइट के बारे में जो मेन क्वेश्चन जो बनते हैं, उसमें सबसे मेन चीज है कि हीरे की तरह यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा, पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट हमारा बनता है कि ग्रेफाइट
सर्वाधिक अस्थाई तत्व है, सर्वाधिक अस्थाई तत्व है। ठीक है, तीसरा फैक्ट हमारा बन के जाता है कि यह मुलायम, हीरा कठोर था लेकिन ग्रेफाइट क्या है, मुलायम है। ठीक है, और हीरा यह मुलायम और ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। जहां पे हीरा कुचालक था, ये क्या है, ये सुचालक है। चौथा, दुर्बल वांडर वाल के कारण, वांडर वाल के कारण ग्रेफाइट मुलायम व नर्म होता है, मुलायम और नर्म होता है। ठीक है, अगला फैक्ट, इसका जो आईएमपी एग्जाम के दृष्टिकोण से बार बार पूछा गया है, इसे प्लम्बगो या काला सीसा भी कहा जाता है, काला सीसा भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अधातु होने के बाद भी, जैसे धातु की परिभाषा में एक चीज और शामिल है कि धातुएं चमकदार होती है, ठीक, लेकिन ये ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो अधातु होने के बावजूद भी चमकदार होती है। तो इसका ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है, छठा वाला, अधातु होने के बावजूद इसमें धातुई चमक पाई जाती है, इसमें धातुई चमक पाई जाती है। अभी इसके उपयोग से क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रेफाइट का उपयोग, एक उपयोग इसका ये है, इसका प्रयोग रंग एवं पेंसिलों के निर्माण में, पेंसिलों की लीड के निर्माण में ठीक है। इसका एक और प्रयोग है जो कि बहुत ही आईएमपी है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में। नवा, इलेक्ट्रोड और कार्बन आर्क या ज्वाला, कार्बन आर्क के निर्माण में, ठीक है। तो यहां से ग्रेफाइट से जो मेन क्वेश्चन जो बनते हैं, यहां से बनता है सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जाता है ग्रेफाइट है। यह मुलायम और ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि
दुर्बल वंडरवाल किसके बीच पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन जाता है कि दुर्बल वंडरवाल की उपस्थिति किसमें होती है? ग्रेफाइट में होती है, जिसके कारण ग्रेफाइट मुलायम और नर्म होता है। कथन और कारण में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लम्बगो या काला शीशा किसको कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ग्रेफाइट को कहा जाता है। अधातु होने के बावजूद भी इसमें धातुई चमक पाई जाती है। आईएमपी फैक्ट है, इसका प्रयोग रंग और पेंसिलों के लिए, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसको याद करके रखना है। नाभ के रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका किया जाता है ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रोड और कार्बन आर्क के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट से इतने सारे क्वेश्चन आईएमपी है। ठीक, एक हम देख लेते हैं कार्बन का ही रूप है फुलरेंस। फुलरेंस भी कार्बन का ही अपरूप है। तो पहला पॉइंट हमारा जाता है, यह कार्बन का अपरूप है। लेकिन यहां पे एक चीज देखनी है, क्रिस्टलीय, वहां भी मैं थोड़ा सा भूल गया हूं। क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा भी क्या है? हीरा भी क्रिस्टलीय था। हीरा भी क्या था? क्रिस्टलीय। हीरा को भी आप देख लीजिएगा, हीरा भी क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप है। और फुलरेंस भी क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आए हुए एग्जाम में। तो फुलरेंस क्या है? यह भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन कैसा है? क्रिस्टलीय है। हीरा भी क्या है? क्रिस्टलीय है। इन दोनों फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला दूसरा फैक्ट बनता है, कार्बन के सभी अपरूपों में, कार्बन के सभी अपरूपों में यह सर्वाधिक अस्थाई होता है। ठीक है, और अगला फैक्ट इससे बनता है, खोज किसने करी थी? खोज की अगर हम बात करें, खोज करी थी, स्मेल से आप लोग याद करके रखोगे, स्मेली क्रोटो और कर्ल। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन कौन से हैं? स्मेली क्रोटो और कर्ल हैं। यहाँ से इसका सबसे मेन चीज ही आपको याद करके रखना है, फुलरेंस मतलब जितने भी कार्बन के अपरूप हैं उसमें सबसे सर्वाधिक अस्थाई अस्थाई कौन सा है? तो ये है, कौन है? फुलरेंस होता है। ठीक है, इसकी खोज स्मेली और क्रोटो ने की थी। और सर्वाधिक अस्थाई कौन था? तो यहाँ पे देखिए, कार्बन के अपरूप में सर्वाधिक अस्थाई कौन था? ग्रेफाइट था। और सर्वाधिक अस्थाई कौन सा है? फुलरेंस है। तो यहां से इन दोनों फैक्ट को बहुत ही आईएमपी, अस्थाई और अस्थाई वाला आपको याद करके रखना है। कुछ और चीजें हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक है, यहां से क्वेश्चन उठ करके आता है ग्राफीन से। ग्राफीन से कई बार क्वेश्चन उठ करके आया है कि ग्राफीन का उपयोग मेनली किन चीजों में किया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ इससे ये चीज आप याद करके रखिए कि इसका प्रयोग कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप आदि के टच स्क्रीनों में, स्क्रीनों में, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर आदि के टच स्क्रीन जो बनाए जाते हैं, जो टच स्क्रीन होता है वो किसका बना होता है? तो आपका ऑप्शन जाता है ग्राफीन का बना होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग मेनली किसमें किया जाता है? संचार उद्योगों में इसका मेनली उपयोग किया जाता है। किसका? ग्राफीन का। तो ग्राफीन से ये वाली चीज आप याद करके रखिएगा। चलिए अगली चीज देख लेते हैं। यहां से दिख रहा है तो यहां पे देख लें, हमारा एक है सिलिकॉन तत्व, सिलिकॉन। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अर्धचालक का गुण प्रदर्शित करता है।
ठीक है। इसका प्रयोग अतिचालकता में किया जाता है, अतिचालकता में, अतिचालकता में, ठीक है। चूंकि अर्धचालक होता है इसलिए इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बहुत अच्छी मात्रा में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। इसका एक यौगिक है, सिलिकॉन का यौगिक है, इसके यौगिक सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी को कार्बोरेंडम या कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। कार्बोरेंडम का उपयोग आभूषणों के निर्माण में, आभूषणों के निर्माण में, ठीक है। अगर इसकी खोज की बात करें तो खोज की थी इसकी जे बर्जीलियस ने। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन की खोज किसने की थी, तो आपको ऑप्शन जाता है जे बर्जीलियस। इन्होंने कई और चीजों की भी खोज की थी। एक और फैक्ट हम लोगों का है, ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ेंगे कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन का नंबर आता है। तो ये फैक्ट भी हमको यहाँ पे याद करके रखना है कि भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, मात्रा में पाया जाने वाला तत्व वाला तत्व है। कितना पाया जाता है, लगभग 27.72% के करीब। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद लोहा। भूपर्पटी में पाए जाने, वहां से आरोही और अवरोही क्रम में भी क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। तो सिलिकॉन से इतनी चीजें आपको याद करके रखनी है, ठीक है। तो सिलिकॉन के बाद अब चलते हैं क्लोरीन की तरफ, ठीक है। इसकी विशेषता क्या, ये दमघोटू गैस है, दमघोटू गैस है, ठीक है। अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी शीले ने, खोज शीले ने की थी, ठीक। इसके निर्माण की 3 विधियां हैं, मेनली 3 विधियां हैं। क्लोरीन का निर्माण किन किन विधियों से किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो निर्माण की अगर विधि की बात करें, निर्माण विधि, विधियां कहेंगे, 2-3 विधियां हैं। तो निर्माण की विधियों में 3 विधियां मेनली हैं। डीकन, एक है डीकन विधि, एक है वेल्डन विधि, और एक है केल्मर साल्वे विधि, केल्मर साल्वे विधि। ये 3 विधियां हैं, इसके निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। क्लोरीन के निर्माण में डीकन विधि, वेल्डन विधि और केल्मर साल्वे विधि का प्रयोग किया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और मेनली इसका प्रयोग किस रूप में होता है, तो कीटाणुनाशी, कीटाणुनाशी, या हम कह सकते हैं जर्मनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कीटाणुनाशी या जर्मनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पीने वाले पानी में आप लोग देखते होंगे एक अजीब सी महक आती है। आरओ वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, जो पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें डेकन विधि, वेल्डन विधि या केल्मर साल्वे विधि किसके निर्माण की विधियां हैं, तो आपका ऑप्शन जाता है क्लोरीन की है। क्लोरीन की खोज किसने करी थी, तो शीले ने करी थी। कीटाणुनाशी या जर्मनाशी के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो आपका ऑप्शन जाता है क्लोरीन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि कपड़े का रंग, फूलों का रंग या पत्तियों का रंग कौन उड़ा देती है, तो क्लोरीन ही है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह फूलों का, कपड़ों का
पत्तियों का रंग उड़ा देती है, उड़ा देती है। ठीक है, चलिए अब एक और देख लेते हैं, ब्रोमीन को देख लेते हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन की अगर बात किया जाए तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन उठ करके आ जाता है कि ब्रोमीन की खोज किसने करी थी। ठीक है, तो ब्रोमीन की अगर बात करें तो इसकी खोज, पहला फैक्ट, इसकी खोज वेलार्ड ने की थी। एक चीज मैंने पढ़ाया हुआ था, जब मैं पारा पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज बताया हुआ था कि पारा क्या है, धातु है, और कमरे के ताप के द्रव अवस्था में पाए जाने वाली क्या है, धातु है। ठीक है, और ब्रोमीन की अगर बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये वाला फैक्ट हमको याद करके रखना है। यह ऐसी अधातु है, अधातु है जो सामान्य ताप पर, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने कई ऐसी अधातुओं के बारे में देख लिया। फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर कुछ और अधातु हैं उनको देख लेंगे, फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। आइए 10 मिनट में थोड़ा सा और बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। चलते हैं फ्लोरीन पे। ब्रोमीन हमने देख लिया, बेलार्ड ने इसकी खोज करी। अब आते हैं हम फ्लोरीन पे। फ्लोरीन, ठीक है, पहला फैक्ट इससे जाता है यह सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है। दूसरा फैक्ट इसका जाता है सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मकता इसी की होती है। जितने भी हैलोजन तत्व हैं, हैलोजन तत्वों में, हैलोजन तत्वों में सबसे प्रबल आक्सीकारक, सबसे प्रबल आक्सीकारक, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आईएमपी हैं सब। हैलोजन तत्वों में ये ऐसा है तत्व जो कांच पर प्रहार करता है। हैलोजन तत्वों में यह कांच पर प्रहार करता है। करता है। इसके उपयोग की अगर बात करें तो कई उपयोग हैं, मेनली इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है। प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक उपधातु है एक्टेटीन, एक्टेटीन, इसकी विशेषता क्या है कि यह रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियोधर्मी तत्व, और इसकी एक विशेषता क्या है कि भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में यही पाया जाता है। भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में
कम मात्रा में ये पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, तो इनसे ये सारी चीजें हमको याद करके रखनी है। फ्लोरीन वाला मैंने बता दिया, फ्लोरीन से इतने फैक्ट है, सभी आईएमपी है। एक्टेटिन से क्वेश्चन पूछा गया है कि भू प्रॉपर्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, आपका ऑप्शन जाएगा एक्टेटिन। या एक ऐसा है रेडियोधर्मी तत्व, ऐसे भी क्वेश्चन किया जाता है कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है या नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं उत्कृष्ट गैसों पर। उत्कृष्ट गैसें, जिसको हम नोबल गैसें भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले इसके कुछ फैक्ट जानना हमारे लिए बहुत ही आईएमपी है कि उत्कृष्ट गैस किनको कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है, ये पहली बात तो ये कि आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या वर्ग 18 के 18 के तत्व हैं, किसमें शामिल है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा फैक्ट है, इन्हें दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है। इन्हें दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। तीसरी इनकी विशेषता क्या है, रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती हैं। रासायनिक दृष्टि से अक्रिय, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैसें भी कहते हैं। अक्रिय, ठीक है। चौथा फैक्ट इनका देखा जाए, अगर वायुमंडल में बात करी जाए तो वायुमंडल के कुल आयतन का लगभग 1% इनसे मतलब अक्रिय गैसों से निर्मित है या अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, अगर अक्रिय गैसों की खोज की बात करी जाए तो इसकी खोज में 2-3 लोग मेनली आएंगे आपके, जिसमें आएंगे एक लोकेयर, विलियम रैमजे, लोकेयर, विलियम रैमजे और एक है रैले। ठीक है, अब एक एक गैसों पर थोड़ा सा हमको दृष्टिपात करना आवश्यक है, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अक्रिय गैसों में हीलियम पर। पहली गैस कौन सी है, हीलियम है। ठीक है, अगर इसकी खोज की बात करी जाए, खोज तो सौर मंडल से फ्रैंकलैंड एवं लोकेयर ने इसकी खोज की थी। रेडियो सक्रिय खनिज से किसने इसकी खोज करी थी, रेडियो सक्रिय खनिज से तो आपका ऑप्शन जाएगा विलियम रैमजे ने। तो इसकी खोज से 3 लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बड़े एग्जाम में बन सकता है कि निम्न में से किसने हीलियम की खोज करी थी या नहीं करी थी। ब्रह्मांड से किसने करी थी, तो फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने। और रेडियो सक्रिय खनिज से किसने करी थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा विलियम रैमजे ने करी थी। ठीक है, अब अगला फैक्ट इससे देखते हैं। अगला फैक्ट मिटा करके देखते हैं जल्दी से। संपूर्ण ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस जाने वाली
गैस। इसके उपयोग की अगर बात किया जाए तो उपयोग इसके कई ठो हैं। उपयोग में हाइड्रोजन प्लस हीलियम का मिश्रण गुब्बारों में भरा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन करता है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, किसका मिश्रण होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का। और अगर करें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण कहाँ किया जाता है, ऑक्सीजन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑक्सीजन प्लस हीलियम। तो इसका प्रयोग श्वसन के लिए किया जाता है, खासकर किसके द्वारा, गोताखोरों द्वारा। गोताखोरों एवं अस्पताल में रोगियों को श्वसन के लिए दिया जाता है, जिनको श्वसन की आवश्यकता पड़ती है, के श्वसन। ठीक है। अगर बात करें इसका, तो हीलियम का प्रयोग, हीलियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में। ठीक है। और मौसम संबंधी जानकारी के लिए गुब्बारों में हीलियम गैस भर के ही छोड़ी जाती है। तो ये भी आपको याद करके रखना है कि मौसम संबंधी जानकारी के लिए गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है। चलिए क्लास को आज हम यहीं पर क्लोज करते हैं। तीन चार गैसें और हैं जो आईएमपी हैं, उसको हम लोग एक 10 मिनट की क्लास में देख लेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा जा रहा है। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।